समुद्र किनारे बसे एक सुंदर से नगर के पास एक बस्ती थी, जहाँ पर सभी मछुआरे रहते थे। उसी बस्ती में रघु नाम का एक बहुत ही गरीब मछुआरा अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। रघु प्रतिदिन समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाता और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उसी से उसके घर का खर्चा चलता था। आज भी केवल इतनी मछलियाँ पकड़ पाया। ये जाल जगह जगह से फट रहा है। कोई मछलियाँ इसमें फंसकर आसानी से निकल जाती हैं, इसीलिए मैं ज्यादा मछलियाँ पकड़ नहीं पाता। लेकिन क्या करूं, नया जाल खरीदने के लिए पैसे भी तो नहीं है। कैसे खरीदूं नया जाल? बुझे मन से रघु घर की ओर चल पड़ता है, जहाँ उसकी पत्नी शांति उसका इंतजार कर रही थी। आज बहुत देर कर दी आपने आने में। हाँ, थोड़ी देर समुद्र के किनारे अपनी किस्मत को कोस रहा था। ऐसा क्यों कहते हो जी? देखना, एक दिन आपकी किस्मत खूब चमकेगी। चलिए खाना खा लीजिए। शांति रघु के लिए खाना परोसती है। आओ, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। जाओ, अपनी थाली लेके आ जाओ। मुझे भूख नहीं है जी, आप खा लीजिए। मैं आपके पास बैठती हूँ ना। अरे, ऐसे कैसे खुश नहीं है? मैंने कहा ना, जाओ अपनी थाली लेकर आ जाओ। नहीं नहीं, आप खाइए। रघु समझ जाता है कि घर में केवल एक व्यक्ति के लिए ही खाना रखा है, इसलिए शांति उसके साथ खाना खाने में आनाकानी कर रही है। चलो, आज हम दोनों पति पत्नी एक ही थाली से खाना खाएंगे। रघु जबरदस्ती शांति को अपनी थाली में से ही खाना खिलाता है। साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं कि वो अपनी पत्नी को भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रहा है। अगले दिन रघु मछली पकड़ने जाता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। यूं ही कोशिश करते करते रात हो जाती है। एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ, क्या पता कोई मछली हाथ लग जाए। रघु जाल पानी में डालता है। कुछ ही देर में उसे जाल भारी महसूस होता है। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। अगर ऐसा हुआ तो आज तो अच्छे पैसे मिलेंगे। रघु खुशी खुशी जाल को पानी से बाहर खींचता है। बाहर आता है, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी जाल में एक बहुत ही अनोखी और सुंदर मछली फंसी थी। ऐसी मछली जिसे ना किसी ने देखा था और ना ही उसके बारे में किसी ने सुना था। वो एक सुनहरे शरीर वाली मछली थी। उस मछली के हाथ और मुंह बिल्कुल किसी इंसान जैसा था और बाकी का शरीर मछली जैसा था। दरअसल वो एक जलपरी थी, सुनहरी जलपरी। इतनी सुंदर मछली है, इसे बेचकर तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। जल्दी से इसे जाल से निकालता हूँ। जैसे ही रघु मछली को जाल से निकालने के लिए आगे बढ़ता है, उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये मेरी आवाज है। रघु बहुत ध्यान से मछली की ओर देखता है। तब उसे समझ आता है कि ये रोने की आवाज मछली की है। तुम रो सकती हो और बोल भी सकती हो। हाँ, मैं रो सकती हूँ, बोल सकती हूँ, हंस सकती हूँ। मैं पूरी मछली नहीं, बल्कि आधी मनुष्य और आधी मछली हूँ। आधी इंसान और आधी मछली? ऐसा कैसे हो सकता है भला? दरअसल मैं एक जलपरी हूँ। जलपरी? हाँ, मैं एक जलपरी हूँ जो बहुत वर्षों से इस समुद्र की गहराइयों में रह रही थी। लेकिन आज अचानक जब मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती समुद्र के तट के पास आई, तो तुम्हारे जाल में फंस गई। तुम मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। सुबह से एक भी मछली नहीं फंसी है मेरे जाल में। यदि मुझे पैसे ना मिले तो मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? मेरे घर में खाना नहीं बन पाएगा और आज भी मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ेगा। तुम्हें बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पैसे चाहिए ना? वो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या समुद्र की गहराइयों में मछलियों के लिए कोई बैंक खुला है क्या? ये कोई मजाक नहीं है। मैं एक जलपरी हूँ और मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, जिनकी सहायता से मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। लेकिन याद रहे, तुम मुझसे केवल 3 चीजें मांग सकते हो। तुम सच कह रही हो?
बिल्कुल सच। मुझे रहने के लिए एक बड़ा घर, बहुत सा धन और अरे अरे रुको रुको भी, ये सब तुम मुझसे एक साथ नहीं मांग सकते। एक बार में तुम्हारी केवल एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन तुमने तो कहा 3 चीजें मांग सकता हूँ। हाँ हाँ, 3 चीजें, लेकिन अलग अलग समय पर। यदि तुम्हें मैंने एक बार छोड़ा तो तुम समुद्र में वापस चली जाओगी और फिर कभी नहीं आओगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अवश्य वापस आऊंगी। मछली अपनी पूंछ में से रघु को 3 मोती निकाल कर देती है। ये लो, ये मोती रख लो। जब तुम अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने आओ तो इस मोती को समुद्र में डाल देना। ये मोती मुझे तुम्हारे आने की खबर दे देगा और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। तुम सच कह रही हो? मैं एक जल परी हूँ, कोई इंसान नहीं जो झूठ बोलूंगी। तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारी 3 इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। लेकिन मेरी पहली इच्छा तो अभी पूरी कर दो। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मुझे खाना चाहिए। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, आज के बाद तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। रघु खुशी खुशी घर जाता है और देखता है उसके घर में अन्न का भंडार लगा है। ये सब क्या हो रहा है? ये अन्न कहाँ से आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये सब क्या है? रघु शांति को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शांति बहुत खुश हो जाती है। ये तो कमाल हो गया। अब हम उस जल परी से एक बड़ा सा घर और खूब सारा धन मांगेंगे। अगले दिन रघु समुद्र किनारे जाता है और एक मोती पानी में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद वो जल परी आ जाती है। आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम बहुत ही भले इंसान हो। कल तुमने मेरा जीवन बख्शकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कहो, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? मुझे एक बड़ा घर चाहिए। मैं तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी करती हूँ। तुम्हें एक सुंदर सा बड़ा महल जैसा घर देती हूँ। जाओ, घर जाओ, तुम्हारा महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रघु खुशी खुशी घर जाता है और अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक महल जैसा घर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रघु और उसकी पत्नी शांति बहुत ही खुश थे। रघु तीसरे दिन फिर जलपरी के पास जाता है। कहो, कैसा लगा तुम्हारा नया घर? वो घर नहीं, महल है, महल। जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना सुंदर और बड़ा घर दिया। अब मैं तुमसे अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगूंगा। मुझे मछली पकड़ने का एक मजबूत जाल चाहिए। ये क्या मांग रहे हो तुम? तुम मुझसे सोना, चांदी, धन, दौलत कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन तुम तो ये साधारण सी चीज मांग रहे हो। ये साधारण चीज ही मेरी रोजी रोटी का जरिया है। मैं चाहे कितने बड़े घर में रहूंगा तो एक मछुआरा ही ना। लेकिन जब तुम्हारे पास धन दौलत आ जाएगी तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मेहनत ही तो सफलता की कुंजी कहलाता है। यदि मुझे जाल मिल जाएगा तो मैं अपनी मेहनत से धन कमा सकूंगा। रघु की बात सुनकर जलपरी बहुत प्रेरित होती है और उसे एक जाल और उसके साथ ही एक बड़ा सा सोने का मोती देती है। ये सोने का मोती मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। ये मोती तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। यदि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस मोती से कह देना, ये तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगा। जलपरी रघु को जाल और सोने का मोती देकर चली जाती है। अब रघु को मछली पकड़ने का नया जाल मिल गया था, जिसकी सहायता से रघु बहुत सी मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाता। उस गरीब मछुआरे की किस्मत ने उसे बहुत ऊपर पहुंचा दिया था। जादुई खजूर। एक बार की बात है, एक गांव में चिंटू नाम का छोटा बच्चा रहता था। चिंटू जब सिर्फ 3 साल का ही था तब उसकी माँ सावित्री का देहांत हो गया था। परिवार वालों के कहने पर चिंटू के पिता रमेश ने दूसरी शादी कर ली थी। रमेश की दूसरी पत्नी सुनीता चिंटू से शुरुआत में अच्छे व्यवहार करती थी। रमेश इस बात को देखकर बहुत खुश था कि उसके बच्चे को एक माँ का साया मिल गया। 3 से 4 साल बीत जाने पर
रमेश और सुनीता के घर 2 बच्चों ने जन्म लिया। चिंटू अपने नन्हे भाई बहन को देख बहुत ही खुश था। चिंटू उन्हें प्यार से भोली और दीपू बुलाता था और एक बड़े भाई की तरह उनका पूरा ध्यान रखता। सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था कि एक दिन सुनीता की माँ कौशल्या उसके घर आती है। वो तीनों बच्चों को एक साथ खेलते देखकर जल भुन उठती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या री सुनीता, तू इस सौतेले के साथ मेरे नाती नातिन को क्यों खेलने देती है? इससे दूर रख मेरे बच्चों से। क्या माँ, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, क्या सगा क्या सौतेला। और चिंटू तो हमारी आंखों का तारा है। देख नहीं रही हो कैसे अपने दोनों भाई बहन का ध्यान रखता है? हाँ हाँ दिख रहा है, आज ध्यान रख रहा है, कल को जान भी ले सकता है। अरे माँ, कभी तो कुछ शुभ बोल दिया करो। देख, मैं कह देती हूँ, जमीन जायदाद के चक्कर में सगे भी एक दूसरे को मार देते हैं और ये तो सौतेला है, सौतेला। हाँ हाँ देख लेंगे। तुम बताओ, चाय पियोगी या गरम दूध कर दें? 2 घूंट चाय ही पिला दे बेटी, और तो कुछ इच्छा नहीं है। सुनीता अंदर चाय बनाने जाती है कि अचानक दीपू के रोने की आवाज आती है। माँ, मैं गिर गया, दर्द हो रहा है माँ। आवाज सुन सुनीता दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? तुरंत सुनीता अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। इतने में कौशल्या वहाँ आती है और चिंटू को डांटने लगती है। सुनीता दीपू को अंदर ले जाती है और उसे घाव पर लेप लगाती है। क्यों रे मनहूस, गिरा दिया ना मेरे बच्चे को? मैं तो पहले ही कह रही थी, सौतेला तो सौतेला ही रहता है। नानी, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खेलते खेलते खुद ही गिर गया। अरे चुप, मैं तेरी नानी नहीं हूँ और ना ये तेरे भाई बहन। तू सौतेला है और हमेशा ही वही रहेगा। खबरदार, आज के बाद मेरे बच्चे के आसपास भी दिखा तो। चिंटू कौशल्या की बात सुन रोने लगता है और घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। चिंटू जब पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है, तभी अचानक चिंटू को कुछ आवाज आती है। प्यारे बच्चे, क्या हुआ? चिंटू इधर उधर देखने लगता है। कौन है? क्यों रो रहे हो? बताओ मुझे, कौन है? ये किसकी आवाज है? कृपया मेरे सामने आओ। खजूर के पेड़ से एक खजूर नीचे गिरता है। मैं जादुई खजूर हूँ, तुम मुझे अपना ही समझो। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, मगर तुम रोना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खजूर की बात सुन चिंटू रोना बंद कर देता है और खजूर की ओर देखने लगता है। क्या मैं आपको अपना दोस्त बुला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहो बुला सकते हो। मुझे आपसे बात करने का मन हो तो मैं आपको कैसे बुलाऊं? मुझे तुम अपने पास रखना, हमेशा जब भी मेरी जरूरत हो मुझे हाथ में लेकर 2 बार आवाज देना, मैं आ जाऊंगा। चिंटू खजूर उठाकर घर आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है, सुनीता का व्यवहार उसके प्रति बदल सा गया था। चिंटू, झूठे बर्तन रखे हैं, धोकर रख दे। आज से पहले सुनीता ने चिंटू से ऐसे कभी बात नहीं की थी। सुनीता अपनी माँ की बातों में आ जाती है। चिंटू फिर से दुखी हो जाता है, मगर अब उसके पास जादुई खजूर था जिससे वो कभी भी बात कर सकता था। चिंटू ने सारे बर्तन धोए और सुनीता के पास गया। माँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, अब भूख लगी है, खाने में क्या है? सुनीता चिंटू को देख गुस्सा हो जाती है और कहती है, पूरा दिन कुछ न कुछ खाने को चाहिए तुझे। एक काम कर, मुझे ही खा ले या मेरे बच्चों को खा ले। चुपचाप जाकर बाहर सो जा, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। पहले तो सिर्फ नानी ही मुझसे ऐसे बात करती थी, मगर अब तो माँ भी मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही है। चिंटू मुंह लटकाए बाहर चला गया और जमीन पर लेटकर जादुई खजूर से बातें करने लगा। दोस्त, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? माँ कुछ खाने को नहीं दे रही है। चिंटू के 3 बार बुलाने पर खजूर में से आवाज आती है। मेरे दोस्त को क्या खाने का मन है? मुझे खीर खाने को मिल जाए तो बड़ा ही मजा आ जाए।
उसी समय चिंटू के सामने खीर का कटोरा प्रकट हो जाता है और चिंटू बड़े आनंद के साथ उसे खाने लगता है। वाह दोस्त, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बच्चे, अब तुम सो जाओ। चिंटू आंखें मूंद कर सो जाता है। अगली सुबह जब रमेश घर आता है तब वो चिंटू को जमीन पर सोता देख क्रोधित हो जाता है। सुनीता, ये क्या है? चिंटू जमीन पर क्यों सो रहा है? अजी ये तो आप अपने लाल से ही पूछिए। कल दीपू और भोली को पीट भी दिया इसने और मुझसे भी झगड़ा करके बाहर आकर सो गया। रमेश को सुनीता की बातें सच लगने लगती है। इतने में चिंटू जग जाता है, मगर रमेश उसे बिना बात किए भोली और दीपू के पास चला जाता है। पिताजी ने एक बार मुझसे बात भी नहीं की, ना ही मेरी तबीयत जाननी चाहिए। पिताजी भी मुझसे प्यार नहीं करते। दुखी होकर चिंटू वापस घर से बाहर आता है और खजूर के पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। दोस्त, मुझे तुमसे बात करनी है। जादुई खजूर और चिंटू घंटों बातें करते हैं। तुम्हें पता है चिंटू, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। खाना पीना, कपड़े, खिलौने, तुम्हें सब दे सकता हूँ। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं किसी की जान भी बचा सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? जब भी किसी की जान खतरे में हो, मुझे मरने वाले के होठों पे रख देना, वो जी जाएगा, लेकिन मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा। चिंटू ये सुन खुश भी हुआ और उदास भी, क्योंकि उसे जादुई खजूर से बहुत लगाव हो गया था। वो हर वक्त जादुई खजूर से ही बातें किया करता था। जादुई खजूर के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं था। एक दिन चिंटू के भाई दीपू को सांप ने काट लिया और उसकी जान पर बन आई। चिंटू ये सुनते ही दौड़ता हुआ घर पर आया। घर में भीड़ लगी थी और सब रो रहे थे। चिंटू ने बिना देर किए वो जादुई खजूर दीपू के होठों पर रखा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सब उसे देखने लगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। अरे हट जा मनूस, मेरे बच्चे से दूर हो जा, तेरी ही नजर लग गई इसे। चिंटू वही खड़ा रहा। तभी दीपू को अचानक होश आ गया। माँ, मुझे पानी पीना है। दीपू की आवाज सुन सभी खुश हो गए। जादुई खजूर जो चिंटू का सब कुछ था, अब वहाँ नहीं था। वाह, मेरा भाई ठीक हो गया। सुनीता को ये सब देख खुद पर शर्म आने लगी और वो चिंटू से माफी मांगने लगी। चिंटू ने अपनी माँ को गले लगाया और सब फिर से मिलजुल कर रहने लगे। अपने भाई की जान बचाने के लिए चिंटू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की कुर्बानी दे दी। हर रोज चिंटू अपने दोस्त जादुई खजूर को याद किया करता था। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। हो सके तो कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। एक रात जब चिंटू सो रहा था, तभी सपने में उसे जादुई खजूर आता है। दोस्त, मैं कहीं नहीं गया हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, आ जाना खजूर के पेड़ के नीचे, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। इतना कहकर जादुई खजूर गायब हो जाता है। अगले दिन चिंटू खजूर के पेड़ के पास जाकर बैठता है और अपने दिल की सारी बात करता है और अंत में उसे एक आवाज आती है। अच्छा, तो इतना कुछ हो गया मेरे दोस्त। आवाज सुन चिंटू बहुत खुश हो जाता है और तुरंत खजूर के पेड़ से एक खजूर नीचे गिरता है। देखो दोस्त, मैं आ गया। खजूर को देख चिंटू बहुत खुश होता है और हमेशा के लिए एक उसे अपने पास रख लेता है।